वेलकम टू माय चैनल पीपी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 8 की जो नई वाली एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। इसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड। मतलब हम इसमें वो पढ़ने वाले हैं जो हम अपनी ओपन या अनएडेड आईज, अनएडेड मतलब जिसमें कुछ एडिशन नहीं कर रखा हमने, कुछ सपोर्ट नहीं लगाया हुआ है, यानी गॉगल नहीं लगाया, कोई लेंस नहीं लगाया, तो यानी कि बिना किसी सपोर्ट के हम जो ओपन आई से देखते हैं, ऐसी दुनिया जिसको नहीं देख सकते, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है जो हम नहीं देख पाते हैं? ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी ओपन आइज से नॉर्मली नहीं दिख पाता है। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नई वाली एनसीईआरटी है इसको सबसे पहले हम ही कवर करने वाले हैं, और इतनी डिटेल में बिना किसी टॉपिक को मिस किए हुए हमसे अच्छा आपको कोई नहीं बताने वाला। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके बुक का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर आईज कांट सी। हमारी आंखें क्या नहीं देख सकती। देखिए, नॉर्मली तो हमें लगता है कि हम सब कुछ देख सकते हैं, बट आपने कभी नोटिस किया कि अगर हमने कर्ड बनाया तो कर्ड बनता कैसे है? देखिए, इसके अंदर ना एक बैक्टीरिया ग्रो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, और हमारी दही के अंदर ना मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, एक दो बैक्टीरिया नहीं होते। और ये हमें ओपन आई से नहीं दिखते। क्या आपने कभी वायरस को देखा है? नहीं देखा होगा। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमें ब्लड तो दिखता है, लेकिन ब्लड बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है, तो सेल्स को नहीं देख पाते, इतनी छोटी चीज। तो यानी कि अगर हम बात करें सेल्स, इसे क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 37 ट्रिलियन। आपको वैसे छोटा लग रहा होगा, बट 37 के साथ ट्रिलियन का मतलब है 12 जीरो। यानी कि इस 37 के बाद अगर आपको इस तरह से लिखा जाए तब आपको बहुत बड़ा नंबर लिखेगा। यानी कि इंसान के शरीर के अंदर इतने सारे सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है ये लेट्स ऑब्जर्व। तो इसमें ना आप ये देखेंगे कि सबसे पहले लेंस बने कैसे होंगे। मतलब आज आपको पता है कि लेंस से कोई चीज को हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं, तो बट ये फर्स्ट टाइम लेंस कैसे बने होंगे? तो देखिए, कांच के ना, मान लीजिए किसी ग्लास का कोई टुकड़ा है और जब वो ब्रेक होता है, नॉर्मली तो ग्लास कैसे होती है आपकी, लेकिन ब्रेक होने के बाद ये जो कर्व साइड है, इस कर्व साइड से जब किसी चीज को देखा गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि चीजें ना मैग्नीफाइंग दिखती हैं, यानी बड़ी दिखती हैं। तो यानी जो कर्व्ड ग्लास था उसी को क्या नाम दिया गया? लेंस। और ये नाम लेंस क्यों दिया गया, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, आपने कभी लेंटिल सीड सुना है? लेंटिल सीड्स, लेंटिल सीड यानी मसूर के दाने होता है। मसूर, मसूर के जो दाने हैं उसके जैसा शेप था इसका, लेंटिल सीड का, इसीलिए इसका नाम लेंस पड़ा, जो हम आज यूज करते हैं लेंस का। तो यानी देखिए, अगर आपने कांच की ग्लास को बुक पे रख दें, अगर आप या किसी भी कॉपी पे जहां कोई चीज लिखी हुई है और उसको पानी भर दें उसके अंदर, तो जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो वो चीजें आपको बड़ी दिखेंगी, क्योंकि वो लेंस का काम करता है। ये तो था आपका एक एग्जाम्पल कि किस तरह से चीजें लेंस काम करता है। और बाकी लेंस की डिस्कवरी कैसे हुई? लेंस वर्ड की डिस्कवरी, यानी लेंस आया लेंटिल सीड से, और लेंस बना था ये जब कांच के टुकड़े के कर्व्ड सरफेस से जब देखा गया तो चीजें जो है मैग्नीफाइंग दिखती थी। इस टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमें ऐसी दुनिया जो इनविजिबल थी अब तक, वो विजिबल हुई कैसे। तो इसको विजिबल बनाया सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने। ये 1665 में एक साइंटिस्ट थे। 1665 में इन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश की, माइक्रोग्राफिया। इस बुक में इन्होंने ना बहुत सारी इमेजेस पब्लिश की थी। तो इमेजेस क्या थी? देखिए, इन्होंने क्या किया ना, एक कॉर्क को लिया और कॉर्क को इन्होंने ना माइक्रोस्कोप में रखा,
और माइक्रोस्कोप में रखने के बाद ना इन्हें ना बहुत सारे बॉक्स टाइप की चीजें दिखाई दी, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। सेल का मतलब ही होता है एक कमरे जैसा या एक रूम जैसा या कोई एक अलमारी टाइप की। तो इनको ना उस कॉर्क में बहुत सारे बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। और इसी को हम द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यानी सेल वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि सेल को क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं सेल से मिलके, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारी पूरी बॉडी बनती है वो एक सेल, बहुत सारे सेल मिलके, फिर बहुत सारे ऑर्गन, फिर टिश्यू, ये सब आपस में मिलके बनाते हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे है ये आप आगे देखेंगे, अभी आप इतना जानिए। तो इस सेल के बारे में रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में एक बुक पब्लिश की, माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने बहुत सारी इमेजेस पब्लिश की थी। और उस इमेज में इन्होंने सेल के बारे में बताया था, जिसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो इस तरह से तो सेल की डिस्कवरी शुरू हुई। लेकिन असली खेल आया एंटोनी वैन ल्यूक वैन हॉक ने। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ना पावरफुल लेंस बनाए इन्होंने। इस पावरफुल लेंस से क्या हुआ, जैसे बैक्टीरिया जो कि दिखते ही नहीं थे और हमें बीमार करते जाते थे, बैक्टीरिया हो गए, ब्लड सेल्स, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इस लेंस की मदद से देखा। यानी कि जो दुनिया इनविजिबल थी उसको विजिबल किसने बनाया? एंटोनी साहब ने। सेल की डिस्कवरी, यानी सेल नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था, लेकिन असली जो इनविजिबल से विजिबल आया वो इन्होंने बनाया। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अभी माइक्रोबायोलॉजी क्या है देखिए, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो चीजों, बहुत सारी छोटी चीजों के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं, ऐसे लिविंग थिंग जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस। तो इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही देखा था इसको। अब हम कुछ चीजें देखेंगे जो माइक्रोस्कोप से कैसे दिखती हैं प्रैक्टिकली। आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है, वहां भी आप देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अनियन पील। आपको एक प्याज को काटना है और उसकी एक पतली सी लेयर, मतलब बिल्कुल बारीक जैसी लेयर, उसको एक स्लाइड पे ले लेनी है। स्लाइड पे फॉर्सेप, यानी इस फॉर्सेप की मदद से एक स्लाइड पे रखेंगे आप। उसके बाद आपको उस पर स्टेन करना है। स्टेन क्या होता है? देखिए, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, इससे क्या होगा ना, इसका कलर रेड हो जाता है। क्योंकि अगर रेड, आप चीजों को अगर कलरफुल नहीं करेंगे, देखिए स्टेन, कोई भी चीज ना माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हमें दो चीज डालते हैं यूजुअली। नंबर एक, स्टेन डालना होता है। स्टेन इसलिए डालते हैं कि जो भी चीज हम देख रहे हैं ना वो कलरफुल दिखे, अलग अलग दिखाई दे। वरना मान लीजिए कि वो वैसे ही इनविजिबल है, नॉर्मली हमें आप ओपन आई से दिखाई नहीं देती, और उसमें डाल देंगे तब भी वो इनविजिबल ही दिखेगी। और दूसरा, एक ग्लिसरीन डालते हैं कि वो चीज ड्राई ना हो जाए, क्योंकि सेल की हम बहुत ही पतली लेयर निकालते हैं और ओपन एयर में ना वो ड्राई हो जाएगी। तो जिससे बचाने के लिए हम ग्लिसरीन की एक आध ड्रॉप डाल देंगे, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा और वो चीज हमें वैसे की वैसी दिखाई देगी। तो पतली सी लेयर ली, स्टेन डाला। नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लांट सेल में हम रेड कलर का स्टेन डालते हैं, और जो कोई एनिमल का सेल लेते हैं उसमें ब्लू कलर का स्टेन डालते हैं। क्योंकि कलर का स्टेन इसलिए डालते हैं, अगर मान लीजिए ह्यूमन सेल में हमने रेड कलर का स्टेन डाल दिया तो हमें रेड कलर की चीजें नहीं दिखेंगी। देखिए, एक तो जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, हर जगह होते हैं, और उसी में अगर हम रेड स्टेन यूज करेंगे तो चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो इसलिए अलग अलग स्टेन यूज करते हैं। प्लांट सेल में हमने रेड कलर का, ये प्लांट का सेल है, रेड कलर का स्टेन यूज किया, फिर ग्लिसरीन, फिर उसको एक कवर स्लिप होता है स्लाइड के ऊपर, जहां हमने अपना ऑनियन पील रखा है उसी के ऊपर एक छोटे से स्क्वायर साइज का एक कवर स्लिप होता है, वो डाल दिया। अब इसको माइक्रोस्कोप में डाल के आपको ऑब्जर्व करना है क्या दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा, आप इस तरह से देखिए, ये इस तरह से रियल में दिखाई देता है। ये ऊपर वाली जो इमेज है, अगर आप इसको नॉर्मल चीजों से कंपेयर करें तो ये ब्रिक्स, जैसे हमारी घर की दीवार होती है
उसमें ईंटें जोड़ जोड़ के चीजें बड़ी बनाई जाती हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और सब में ना एक एक डॉट दिख रहा होगा आपको, चारों तरफ देखिए इस तरह के एक कवर है, सबके अंदर एक एक डॉट दिख रहा है आपको। इस तरह से सेल्स, बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। यानी जो वन है ये, इसको हम कहते हैं सेल। तो क्या इंसानों का यानी एनिमल का भी सेल ऐसे ही होता है? काफी कुछ मैच करता है, बट कई चीजें अलग भी होती हैं। ह्यूमन सेल के लिए हम चीक सेल से कुछ सेल निकालेंगे अपने, चाहे टूथपिक किसी चीज से अंदर गाल को अगर आप खुजा दें तो उससे ना कुछ सेल, हमें तो नहीं दिखाई देगा कि कुछ आ गया, बट सेल्स उसके अंदर आ जाते हैं। उस सेल को लेके आपको स्लाइड पे रखना है। स्लाइड पे रखने के बाद आपको स्टेन डालना है ब्लू कलर का, फिर उसमें ग्लिसरीन डालना है और कवर स्लिप से ढक देना है। फिर उसको आप देखेंगे ना तो इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आप खास बात देखिए, वो ना सारे जो प्लांट सेल थे हमारे, वो इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप में थे। इनके शेप फिक्स नहीं होते, ये इररेगुलर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% आने वाला है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आप ना, इसीलिए आपको इमेज दिखाई गई है कि इमेज से आप समझें कि क्या होता है और इनके क्या इंपॉर्टेंस है ऐसा होने की। मतलब क्या लॉजिक, कोई लॉजिक होगा ना तभी तो ऐसा अलग बनाया गया, वरना सेम बना देते। ये जो बीच में दिख रहा है आपको न्यूक्लियस है, बाहर जो दिख रहा है वो सेल की एक मेम्ब्रेन है, अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी हम इनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, दोनों की इमेज एक साथ रख के इनके बारे में देखते हैं। देखिए, एनिमल सेल वर्सेज प्लांट सेल। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। दोनों में आप देखिए क्या फर्क नोटिस करेंगे, इसकी शेप इररेगुलर है। ये ध्यान रखना है, जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा इररेगुलर, और इसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर। इसमें क्या है, सेल वॉल होती है। देखिए प्लांट का स्ट्रक्चर ना सॉलिड होता है, हमारा स्ट्रक्चर देखिए दब रहा है ना हर जगह। हमारे सेल्स रिजिड नहीं होते यानी हार्ड नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर बाहर की तरफ जो होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये क्या है, सेल वॉल। अगला क्या है, सेल वॉल के नीचे होता है नीचे वाली लेयर जो, देखिए सबसे बाहर सेल वॉल। आपने प्लांट सेल बनाया, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल सॉलिड होती है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, दोनों में। आपकी बुक में मिस कर दिया गया ये एरो, बट ये ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। दोनों के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब है ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की सारी चीजों की कंट्रोलिंग वही कर रहा है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, उसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो यानी सेल आप जब भी बनाएंगे तो न्यूक्लियस तो बनाना ही बनाना है। सेल मेम्ब्रेन देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देखिए, अब जैसे ये एनिमल सेल है और इसी के ऊपर आप एक और लेयर बना दो तो ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। बट ह्यूमन यानी एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, इसलिए आप बनाएंगे नहीं, बट होता है इसी तरह से, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल। न्यूक्लियस दोनों में होता है। अगला है क्लोरोप्लास्ट। इसमें आप ना जो इस तरह के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर में से कुछ जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी जिसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट उसे कहते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है यानी जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब है लिक्विड। पूरा सेल ऐसा तो है नहीं हवा की तरह खाली रहेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर लिक्विड होता है। तो जो लिक्विड जिसके अंदर ये सब तैरता रहता है ना, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी ये जो ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है यहाँ, इसमें हल्का ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये लिक्विड पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म है। यानी साइटोप्लाज्म तो होना ही होना है, न्यूक्लियस तो होना ही होना है, सेल मेम्ब्रेन होनी है, ये तो कॉमन चीजें हैं। अलग क्या है, इसके अंदर वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल देख रहे होंगे ना, बड़ा सा बना हुआ है। ये क्या करता है ना, एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है वैक्यूल, और वेस्ट जो भी प्लांट सेल का वेस्ट है वो भी वैक्यूल के अंदर ही जाता है। तो ये काम है वैक्यूल का, और ये काफी बड़ा होता है साइज में। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, यानी सेल अपने लिए एनर्जी बनाता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे
इनकी इमेज भी आपको पता होनी चाहिए, दोनों में कॉमन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको ये भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के शेप में क्या सारे, जैसे ह्यूमन सेल की बात की इरेगुलर होते हैं, तो क्या सारे एक जैसे होते हैं? नहीं, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अलग अलग क्यों बनते हैं, मतलब चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, एक ही तरह के बना सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, अलग अलग बनाने का लॉजिक है क्योंकि सबके काम अलग अलग है। देखिए, ये है हमारा मसल सेल। तो मसल सेल का हमारा क्या काम होता है? स्ट्रेंथ देना। नर्व सेल का क्या काम होता है? कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मोबाइल नेटवर्क फैला रखा है इसने। ये मोबाइल नेटवर्क की तरह है एक तरह से। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और ब्रेन तक का जो कनेक्शन है, मैसेज, हमने कोई गर्म चीज टच कर ली तो हमें हाथ हटाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमारा ब्रेन बताता है। कैसे? हमने कोई गर्म चीज टच की, वहां से नर्वस सिस्टम के थ्रू, इस तरह के जो सेल्स हैं उनके थ्रू मैसेज जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन हमें बताता है कि इमिडिएटली हाथ हटाओ, इसीलिए हम हाथ हटा लेते हैं। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हम अनजाने में नींद में सो रहे हैं और हमें कोई चीज पिन चुभा दे तो हम पैर हटा लेते हैं। तो नर्व सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला हमारा ब्लड सेल। देखिए, ब्लड सेल का शेप आप देखेंगे ना तो राउंड शेप है। राउंड शेप क्यों है? देखिए, ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करना होता है, एनर्जी लेके जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे काम है और उसको पूरी बॉडी में घूमना पड़ता है। सबसे आइडियल शेप है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, सर्कुलर। इसीलिए इनका शेप राउंड शेप्ड है। यानी सबके जो शेप बने हुए हैं वो किसी ना किसी पर्पज की वजह से बनाए गए हैं। अब देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल से लेके, जैसा कि हमने बात की, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से ना एक पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी एक शरीर कैसे बनता है। एक हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट तो सेल है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी कैसे बनती है? देखिए, सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। जैसे मसल टिश्यू होता है, ब्लड टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया। इसमें क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिले हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ। अब देखिए, सिर्फ सेल से टिश्यू के लिए सेम होना चाहिए, बाकी सब आगे हम पढ़ेंगे, अब डिफरेंट डिफरेंट है, ये याद करने में आपको इजी रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे? देखिए, एक ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है। इस हार्ट के अंदर ब्लड भी है, ब्लड टिश्यू भी है, मसल टिश्यू भी है, नर्व टिश्यू भी है इसके अंदर। यानी कि अलग अलग टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका क्या क्या है? देखिए, माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस यानी फूड पाइप, और भी बहुत कुछ है। तो यानी इसमें बहुत सारे ऑर्गन है। देखिए, माउथ एक अलग ऑर्गन है, स्टमक अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी हमारे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन शरीर के अंदर, चाहे वो किस एक एनिमल के ऑर्गेनिज्म में, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये तो था लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपको पूरा चार्ट पता होना चाहिए विद एग्जांपल। और सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है? सेल। सब कुछ सेल से ही बना है, इसीलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
अब इसी की बात करेंगे। अगर हम सेल्स को देखना है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, 2 सैंपल लेने हैं आपको, एक पॉन्ड वाटर में और एक सॉइल सस्पेंशन में, यानी एक किसी तालाब का या किसी झोड़ों का, कहीं नाली का पानी ले लीजिए, कुछ नहीं है तो उसमें और ज़्यादा माइक्रोब्स मिलेंगे आपको। और एक मिट्टी का सस्पेंशन लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो आपको क्या दिखेगा। देखिए, दोनों के अंदर आपको कुछ सिमिलर भी दिख सकता है और अलग भी दिख सकता है। तो ये पॉन्ड वाटर वाला है। पॉन्ड में देखिए आपको क्या दिखेगा, अमीबा दिखेगा, इरेगुलर शेप, यूनिसेलुलर है, ये आपको पता होना चाहिए। अमीबा यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, एक ही सेल। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, बट यहाँ जो सेल है वही कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म का ही काम कर रहा है। तो ये अमीबा और पैरामीशियम सिंगल सेल के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, पैरामीशियम का शेप एक चप्पल की तरह होता है, इसके बाहर ना धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया कहते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करता है, जिसकी हेल्प से। ये एल्गी है, ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन ग्रीन होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये फंगस है, ये आप सॉइल सस्पेंशन में देखेंगे, जो मिट्टी वाला सैंपल लिया था आपने, इसमें आपको फंगस दिखेंगे, फंगस ग्रो होते हुए। ये फंगस थ्रेड लाइक भी स्ट्रक्चर होता है इनका, और रॉड्स बबल टाइप का यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, अलग दोनों होते हैं। इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, इसको मोल्ड बोलते हैं, इस वाले को। एल्गी ग्रीन कलर का होता है, स्फेरिकल इन शेप। ग्रीन कलर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लोरोफिल हो तो एल्गी, और एल्गी ग्रीन क्यों होता है तो क्लोरोफिल। बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग इनके काम होते हैं, अलग अलग इनकी शेप होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा हार्मफुल ही नहीं होते, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब बात करेंगे, देखिए एक वायरस रह गया। वायरस के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि ये ना तो लिविंग में काउंट होता है, ना ये नॉन लिविंग में काउंट होता है। आज भी इस बात पे डिस्प्यूट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर दोनों की खास बात मिलती है, नॉन लिविंग वाली भी, लिविंग वाली भी। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है, देखिए, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर, यानी इनके अंदर सेल ही नहीं होता। अभी तक इससे पहले वाली स्लाइड में हमने अमीबा पैरामीशियम की बात की थी, जो यूनिसेलुलर थे, यानी सिंगल सेल एनिमल थे वो। इसके अंदर तो है ही नहीं, सेल ही नहीं है। वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर द लिविंग सेल। पॉइंट ये है कि अगर वायरस बाहर पड़ा हुआ है, हवा में है, कहीं पड़ा हुआ है मिट्टी पे, तो वो नॉन लिविंग की तरह है, क्योंकि वो ना तो ग्रो करेगा ना मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि लिविंग थिंग की खास बात है वो ग्रो करता है, वो ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन द मूवमेंट इट एंटर्स इन द एनिमल या फिर प्लांट के अंदर, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, यानी तब ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों माना जाता है। और कोविड वायरस तो आपको याद ही होगा। हाउ वी आर कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के साथ क्या हम कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है, इनके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। इवन हमारे शरीर में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारा खाना अनडाइजेस्टेड जो खाना होता है, अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो वहां पर जो एक्स्ट्रा फाइबर, अगर हमने कोई फाइबर की ज़्यादा चीज़ें खा ली तो हमारे पेट में गैस बनने लगती है। वो गैस इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से बनती है, क्योंकि वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन के बाद फिर वो जो गैस निकलती है वही है। तो हमारे आसपास हम माइक्रोब से घिरे हुए हैं। अगर आपने कोई इवन टमाटर आधा काट के छोड़ दीजिए बाहर, देखिए उसमें फंगस डेवलप हो जाता है, यानी हम माइक्रोब से घिरे हुए हैं। माइक्रोब द क्लीनर्स। क्या माइक्रोब्स क्लीनर भी हैं? जी हाँ। हमारा जो डस्टबिन का कूड़ा है जाता है, इकट्ठा होता है ना, वो सड़ के खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके, माइक्रोब्स की हेल्प से उन कूड़े को खत्म किया जाता है। तो वो क्या है, हमारे लिए क्लीनर का भी काम करते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में कंपोस्ट बनाने की। देखिए, अगर हम कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल के छिलके या कुछ खराब चीजें ना किसी एक डिब्बे में डाल दें हम, और उसको छोड़ दें ऐसे थोड़े दिन के लिए, कंडीशन ये है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। उसको सील्ड पैक डिब्बे में डालें, क्योंकि अगर ओपन रहेगा तो फर्मेंटेशन होकर वो सड़ जाएगा। तो सड़ना नहीं है, उसको कंपोस्ट में डेवलप होने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए। एक होता है एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन, वो फर्मेंटेशन होगा, वो कंपोस्ट डेवलप करेगा। कंपोस्ट क्या होता है, मैन्यूर यानी खाद, जो कि खेतों में डालते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है ये। तो यानी देखिए कितने काम की चीज है बैक्टीरिया।
अ स्टेप फर्दर माइक्रोब्स एंड बायोगैस। और ऐसा नहीं है, हमारे इकोनॉमी में भी बहुत बेनिफिशियल है। देखिए माइक्रोब्स की हेल्प से हम बायोगैस बना सकते हैं, यानी कोई चीज़ फर्मेंटेशन होती है, यानी कोई चीज़ सड़ती है तो जो गैस निकलती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है मीथेन। इस गैस का यूज हम कुकिंग में कर सकते हैं, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर सकते हैं, यानी हमारी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी हेल्प करता है। एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है बुक में, आनंद मोहन चक्रवर्ती। देखिए इन्होंने क्या किया था ना, एक तेल की वजह से जो गंदगी होती है, इन्होंने उसको साफ करने के लिए एक बैक्टीरिया बनाया था। मतलब एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। ये ऑयल स्पिल्स को खा जाता था। कितने कमाल की चीजें सोचिए, वरना तेल को तो खत्म करना कितना मुश्किल काम है। और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ ऑयल का काम होता है, वहाँ कितनी गंदगी होती है, तेल तेल हर जगह फैला होता है मिट्टी में। यानी मिट्टी में अगर तेल चला गया तो वो मिट्टी को इनफर्टाइल बना देता है। तो इन ऑयल स्पिल्स को खत्म करने के लिए इन डॉक्टर साहब ने, आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने, एक बैक्टीरिया की खोज की थी। और इसके लिए उनको पेटेंट भी मिला था। पेटेंट का मतलब ये होता है कि उस चीज का यूज सिर्फ जिसने डिस्कवरी की है वही करेगा। माइक्रोब्स इन आर किचन, तो हमारे अब बात करने वाले हैं क्या हमारे किचन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। हम दो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जिसको आप घर में कर सकते हैं। नंबर एक, ईस्ट और डो वाला। देखिए हम ना 2 बाउल में आटा लेंगे, मैदा लेंगे। एक में आपने ईस्ट डालना है, एक में नहीं डालना है। दोनों को 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो जिसके अंदर आपने ईस्ट डाला है, बाउल ए, इसमें आप ईस्ट डाल दीजिए, और बी में आप ईस्ट नहीं डालेंगे। तो 4-5 घंटे बाद देखेंगे ना, ये फ्लफी सा हो जाता है। जिसमें ईस्ट डाला आपने वो फूल जाएगा, और जिसके अंदर नहीं डाला है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि अच्छा, ये फ्लफी क्यों जाता है? क्योंकि ईस्ट जो है उसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है, और जो गैस निकलती है ना, वो उसको फ्लफी बना देता है। इसी तरह से हमारी ब्रेड भी होती है। जो ब्रेड में जो छेद छेद से दिखते हैं ना, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि गैस निकलती है उसके अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकलती है, तो वो उसकी जगह छोड़ देता है वो। दूसरी एक्टिविटी है टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि आप दूध लीजिए हल्का सा गुनगुना करके, दोनों में कर्ड डाल दीजिए, 2 बाउल में लेके। एक को आपने बाहर हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, यानी कि लगभग 35 के आसपास जो टेम्परेचर है, 30-35 के आसपास। दूसरा जो है आप रख दीजिए फ्रिज के अंदर, यानी 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर पे। और दोनों को 7 से 8 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे, तो जो आपने बाहर रखा था उसका तो कर्ड बन जाएगा, और जो आपने फ्रिज में रखा था वो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो इससे आपने क्या सीखा कि बैक्टीरिया को जब नॉर्मल टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलता है तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करते हैं। इससे हमें क्या फायदा ये जानकर, देखिए हम चीजों को सड़ने से तभी बचाते हैं ना फ्रिज में रखकर, क्योंकि हमें पता है कि इस टेम्परेचर पे 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फ्रिज में चीजें सेफ रहती हैं। और अगर हमें दही जमानी है तो हमें बाहर रखना पड़ेगा, इसीलिए ठंड में दही देर से जमती है। और कुछ तो स्पाइरुलिना एक एल्गी है एक्चुअली। इस एल्गी को हम घर में भी उगा सकते हैं, और इतना कमाल का एल्गी है ये। आप एक गूगल करके देखिएगा कि लगभग 70% लोगों में विटामिन B12 और D3 कम पाया जाता है। विटामिन B12 और D3। और ये B12 तो इतना खतरनाक होता है कि ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, यानी हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी नींद, हमारी मूवमेंट, हमारा एनर्जी लेवल, बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट करता है। और ये 70 to 80% लोगों में कम होता ही है। और ये एक नेचुरल तरीका है इसको, यानी इस स्पाइरुलिना एल्गी के अंदर ये B12 पाया जाता है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। हम इजीली उगा सकते हैं, और इसको हम कंज्यूम करके अपना B12 मेंटेन कर सकते हैं। D3 तो हमें धूप से मिल जाता है, या फिर इसका सप्लीमेंट लेना पड़ता है अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर कम है। जो लोग धूप में रहते हैं उनके अंदर ये कम नहीं होता। बट ये B12 बहुत ही खतरनाक चीज़ है अगर आपके अंदर कम है। और वेजिटेरियन के लिए तो बहुत दिक्कत है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि ये
रेयर ही एक या दो चीज में वेजिटेबल्स में मिलता है, अदरवाइज ही वेजिटेरियन में तो होता ही नहीं वेज खाने में। वाई इज द सेल कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? देखिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों माना जाता है, ये भी हमने आपने जो एक चार्ट पढ़ा था सेल से लेके ऑर्गेनिम्स तक कैसे बनता है, तो सबसे स्टार्टिंग में सेल ही आता है, इसीलिए उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। कुछ तो यूनिसेल्युलर होते हैं, अच्छा ए सेल्युलर भी होते हैं, ये आपने देखा ध्यान दिया? जैसे अगर आपसे पूछता है कोई यूनिसेल्युलर का क्या एग्जांपल है, तो अमीबा और पैरामीशियम, एल्गी। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी वायरस, तो ये आपको ध्यान रखना है, वायरस जो होते हैं वो ए सेल्युलर यानी उनके अंदर कोई सेल नहीं होता। तो यूनिसेल्युलर का एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम, मल्टी सेल्युलर का एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स जो भी हैं ये सारे मल्टी सेल्युलर है। आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, बैक्टीरिया सेल शोइंग द न्यूक्लियर रीजन। बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं, हमारा जो सेल है चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। और बैक्टीरिया यहाँ हम ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसकी खास बात ये है, देखिए इसके अंदर ना न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस जैसा होता है ये न्यूक्लियोइड। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? इट इज लाइक न्यूक्लियस बट नॉट अ न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलते हैं? नो ट्रू न्यूक्लियस। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड होता है जो न्यूक्लियस की तरह काम करता है। देखिए न्यूक्लियस ना सर्कुलर होता है, सेंटर में दिखेगा, ये ना देखिए अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो दूर से देखेंगे आप एक लगभग तो दिखेगा कि हाँ सेल के बीच के अंदर कोई चीज है जैसा कि न्यूक्लियस होता है। अच्छा न्यूक्लियस वर्ड का मतलब होता है केंद्र, बिल्कुल सेंटर में, यानी लगभग कोई सेल है उसके अंदर, जरूरी नहीं है सेंटर में हो, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है क्योंकि लिक्विड है अंदर, और लिक्विड में वो सेल तैर सकता है न्यूक्लियस। तो इसके बीच में जो दिख रहा है न्यूक्लियोइड ना, ये सेल जैसा न्यूक्लियस जैसा है बट न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियोइड की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना बैक्टीरिया की बात होगी, और बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कीप क्यूरियोसिटी अलाइव नाम से, ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन एप्रोप्रिएट प्लेस। यानी कि ये अलग अलग तरह के 3 सेल दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये प्लांट का सेल है, ये एनिमल का सेल है, ये वाला। कुछ चीजें कॉमन होगी, कुछ चीजें बिल्कुल अलग होंगी, हमें वो लिखना है। इन ये कुछ नाम दिए हैं हमारे, जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या है, सब में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियोइड जो है सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। तो जहां भी बैक्टीरिया की बात होगी तो आपको न्यूक्लियोइड तो जरूर याद आना चाहिए। तो बैक्टीरिया के लिए आप क्या याद रखेंगे, न्यूक्लियोइड, ये सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखिए प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, तो ये एनिमल वाला कॉलम है, यहां पर आप दोनों चीज लिखेंगे। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, क्योंकि प्लांट को एक रिजिड स्ट्रक्चर देना होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर, तो इसीलिए सिर्फ सेल वॉल वहां होगी, ओनली इन प्लांट। ये एनिमल में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेसिस होना है, तो क्लोरोप्लास्ट देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होता है। साइटोप्लाज्म ये सब में होता है, साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर सारी चीजें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब चीजें होती हैं, तो ये बोथ प्लांट एंड एनिमल। और बैक्टीरिया सेल की बात आएगी तो न्यूक्लियोइड आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगला है आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम ए एंड बी, सी पुट स्पून ऑफ शुगर सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, द टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड ए स्पूनफुल ऑफ ईस्ट इनकम्प्लीटली फ्लड। देखिए हुआ क्या कि ना उसने ना 2 टेस्ट ट्यूब ली,
एक ये टेस्ट ट्यूब है और इसके ऊपर ना यहाँ रबड़ से एक बलून लगा दिया उसने, और एक और टेस्ट ट्यूब ली बी, और वो क्या हुआ, बलून फूल गया, बलून बी जो है, ये ए और बी। ऐसा क्यों हुआ होगा? वट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4, 3 से 4 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ होगा? सी ऑब्जर्व दैट बलून अटैच टू द टेस्ट ट्यूब बी वॉज इन्फ्लेटेड, यानी जो बी के साथ जो बलून लगाया था वो फूल गया, ए के साथ जो बलून लगाया था वो नहीं फूला। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कुछ गैस बनी होगी तभी तो फूला। और गैस कौन सी हो सकती है? देखिए, ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड टेस्ट ट्यूब बी व्हिच इन्फ्लेटेड द बलून। एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसके अंदर से, जिसकी वजह से ये बलून फूल गया। तो हमारा ऑप्शन है इसका सी। She took another test tube, 1/4 filled with the lime water. She removed the balloon from the test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with the lime water and she took. अब उसने क्या किया देखिए, एक तो ऐसे था बलून जो फूला ही नहीं, ये वाला। अब बी वाला उसने क्या किया, जो बलून फूल गया था उसको उसने बलून इस तरह से हटाया कि, और वो गैस उसने पास कर दी एक लिक्विड में। यानी पर्पस क्या है, इसकी जो गैस निकली है वो गैस इस लिक्विड में घुस जाए। तो हुआ क्या, ये लिक्विड था लाइम वाटर, लाइम वाटर में उसने डाला और उसने अच्छी तरह से हिलाया। तो इससे क्या हुआ, ये जो लाइम वाटर है ना, मिल्की हो गया इसका कलर, दूध जैसा। मिल्की क्यों हो गया? लाइम वाटर की एक खास बात है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। इससे ये कंफर्म होता है कि ये जो गैस निकली थी वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए किया गया था ये। A farmer was planting wheat crops in his field. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to get avoid the yield of crop in the neighboring field. Another farmer was growing bean crop, but she preferred not adding nitrogen. यानी दो फार्मर थे, एक ने क्या किया, नाइट्रोजन अलग से ऐड कर दिया, क्योंकि प्लांट को उगाने के लिए हमें नेचुरली नाइट्रोजन चाहिए होता है, वरना हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। बट एक दूसरा किसान था पड़ोस में ही, उसने क्या किया, उसने बीन क्रॉप्स उगाई और उसने नाइट्रोजन ऐड नहीं किया। ऐसा उसने क्यों किया होगा? तो देखिए, होता क्या है, जो बीन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स होते हैं, बीन प्लांट यानी उनकी जो जड़ों में होते हैं रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। ये क्या है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक्चुअली प्लांट जो है, हमारे हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन है, बट उस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जिस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट के उस नाइट्रोजन को चेंज कर देता है ऐसे कि ये प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी इस केस में उनको, फार्मर को नाइट्रोजन का एडिशनल नहीं देना पड़ा सप्लीमेंट। अदरवाइज पहले केस में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का यूज किया था और यहां पर वो नहीं करना पड़ा। Snail dug 2 pits A and B in her garden. In A, she put fruit and vegetable peel and mixed with the leaves, and pit she dumped the same kind of waste without mixing with the dried leaves. यानी कि देखिए, 2 पिट लिए ए और बी। ए में क्या किया उसने, जो ड्राई लीव्स थी उसने फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो बचे हुए चीजें थी वो डाल दी, दूसरे में सिर्फ ड्राई लीव्स था। तो क्या हुआ होगा, उसने 3 वीक्स तक इंतजार किया, उसके बाद क्या हुआ होगा देखिए। तो जो पिट ए वाला है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको क्या, कंपोस्ट में चेंज कर दिया होगा, ये खाद बन गई होगी और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होगा।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें ना यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताने हैं। देखिए, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट, हमारे पेट के अंदर भी है और हर तरह के एनवायरमेंट में मिलते हैं। तो ये क्या है? बैक्टीरिया है। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, जो तो ये क्या है? ईस्ट। ईस्ट हमारे खाने में यूज होता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स, अभी आपको लास्ट उसमें स्लाइड में बताया था, ये क्या है? कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम। इसका नाम आपको याद रखना है। ये दालों वाली फसलों के रूट नोड्यूल से मिलता है ये बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये तीनों बैक्टीरिया है आपके। Devise an experiment to test the microorganisms need optimal temperature, air, moisture for their growth. हमें ना एक एक्सपेरिमेंट करना है, ये दिखाना है कि बैक्टीरिया जो है जब तक सूटेबल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट मिलता है तभी ग्रो होते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, हम ना एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं, जो बची हुई रोटी का टुकड़ा है, और उसको सबसे पहले को क्या करते हैं, जहां पे मॉइस्चर अवेलेबल है, ड्राई नहीं है, मतलब मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस पे रख देते हैं उसको। ठीक, दूसरे को ड्राई प्लेस पे रखते हैं। ड्राई प्लेस का मतलब जहां पर ज्यादा गर्म है और मॉइस्चर भी नहीं है। एक और तीसरा ले लेते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। चौथे को हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। अब हम इनको ना 3 वीक्स के बाद एब्जॉर्ब करते हैं, 3 हफ्ते तक इनको ऐसे छोड़ दिया। तो क्या होगा? देखिए, इस वाले केस में फंगस ग्रो हो जाएगी, यानी जो हमने पढ़ा था ना, ब्रेड माउल्ड, ग्रो हो जाएगी। फ्रिज वाले केस में नहीं होगी, ड्राई प्लेस पे भी नहीं होगी, इसमें थोड़ी बहुत हो सकती है, यानी बाकी केसों में नेग्लिजिबल या नो ग्रोथ होगी। सबसे अच्छी ग्रोथ कहाँ मिलेगी? मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे। यानी कि हमने ये दिखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर, ये सब चीज चाहिए होती है। टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, हमें अगला क्वेश्चन है, ब्रेड के 2 टुकड़े लेने हैं। 1 स्लाइस इन अ प्लेट नियर द सिंक, एक को सिंक के पास रखना है, अदर को रेफ्रिजरेटर में रखना है। जो ये करवा रहे हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, ये फ्रिज में हो गया, और एक वार्म और मॉइस्ट का मतलब जो सिंक के पास रखा है, यानी हमने उसको मॉइस्चर के पास रख दिया। रेफ्रिजरेटर का मतलब हमने टेम्परेचर कम करके रख दिया। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद आप क्या नोट करेंगे? यही नोट करेंगे, जो सिंक के पास है उसको मॉइस्चर मिल रहा है, वहां ग्रो हो जाएगा। जहां टेम्परेचर कम है फ्रिज में, वहां पर माउल्ड ग्रो नहीं होगी। A student observes that when curd is left out for a day, it becomes more sour. What can be the 2 possible explanation for your observation? देखिए, होता क्या है, जब हम ना कर्ड को बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है। एक्चुअली दूध के अंदर एक शुगर है, लैक्टोज, इसी के नाम पर इस बैक्टीरिया का भी नाम पड़ा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो हमारी दही खुले में छोड़ने पे खट्टी क्यों होती है? नहीं, ये जो बैक्टीरिया है ना, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस पे ग्रो करता है, यानी मल्टीप्लाई करेगा ये। अगर इसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, इसकी वजह से ये बढ़ता है, खट्टा हो जाता है हमारा। ये क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा बैक्टीरिया का, तो हमारा ये खट्टा हो जाएगा। अब ये कह रहा है और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है दूसरा, जो लैक्टोज है हमारा, लैक्टोज यानी शुगर दूध के अंदर, ये लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में, और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ज्यादा खट्टा होगा ये। यानी एक तो हम इस एसिड की वजह से खट्टापन बढ़ रहा है, दूसरा ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से खट्टापन बढ़ रहा है। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन 2.15, ये एक सेटअप दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। देखिए,
फ्लास्क ए में हमने वार्म शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट डाला हुआ है और शुगर का सॉल्यूशन है। देखिए शुगर का डालने का मतलब जब शुगर और ईस्ट को डालेंगे तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। अच्छा, आप अगर ये कंफ्यूजन है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक सड़ाने वाली प्रोसेस है, इसको समझ लीजिए। फर्मेंटेशन हो रहा है, कोई चीज सड़ रही है, जैसे हम बोलते हैं ना सड़ रही है, दैट इज फर्मेंटेशन। शुगर को जब ईस्ट डाल देंगे तो उसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होने से होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए दो चीज निकलती है, अल्कोहल प्लस CO2। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क? तो फ्लास्क में क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा और अल्कोहल प्लस CO2 बनेगी। ये है पहले का आंसर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स? अब 4 घंटे बाद ये तो प्रोसेस बनेगा, जब 4 घंटे बाद ये CO2 यहां से बन के इसके अंदर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या है, लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर में क्या होगा, देखिए बी में क्या होगा, ये मिल्की हो जाएगा, इसका कलर मिल्की क्यों हो जाएगा, लाइम वाटर प्लस CO2। आपको ये लिखना पड़ेगा, लाइम वाटर प्लस CO2। मिल्की कलर आता है ये। अगला क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड? क्या होता जब ईस्ट नहीं होता? अरे खाली शुगर रखेंगे तो कोई फर्मेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा तो CO2 नहीं निकलेगी, CO2 नहीं निकलेगी तो मिल्की नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ आपके ना क्वेश्चन दिए हुए, डिस्कवर, डिजाइन एंड डिबेट। ये एक्सरसाइज का तो पार्ट नहीं है, इसको आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट ये दिया हुआ है आपकी बुक में तो इसलिए मैं करा रहा हूं आपको, और ये आपकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करेगा। तो देखिए, इंडिया हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बायोगैस प्लांट वाज सेट अप इन द लेट 1850। फाइंड आउट अबाउट द बायोगैस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उन्होंने एक बायोगैस का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एक योजना चलाई है, उसका नाम है नेशनल बायोगैस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। नेशनल बायोगैस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये है उस प्रोग्राम का नाम जो ये पूछ रहा है, ये आप गूगल करके आप खुद भी इसको वेरीफाई करें। अगला है फर्मेंटेड फूड आइटम्स लाइक सोयाबीन, फर्मेंटेड बम्बू शूट आर कंज्यूम्ड इन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स। With the help of your parent and teacher, list some traditional food item from your area and utilize the process of fermentation. Investigate the gradients used in the preparation. फूड आइटम्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए हमें ये क्या करना है ना, कुछ ऐसे आइटम्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं उनको लेके ये बताना है कि उनके क्या इंग्रेडिएंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या प्रोसेस हुआ और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, तो देखिए क्या लेंगे इसमें, आप इसको खुद ही लिखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इडली डोसे में क्या लेते हैं हम, राइस लेते हैं, उड़द की दाल लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या आएगा इसमें, ईस्ट आएगा। फर्मेंटेशन से क्या होगा, देखिए इसमें CO2 गैस निकलती है और ये हमारे खाने को टेस्टी बनाती है, डाइजेशन अच्छा होता है, इससे टेस्ट अच्छा होता है। कर्ड में क्या होता है, देखिए हम मिल्क लेते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा, शुगर जो है मिल्क का लैक्टोज वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसकी वजह से कर्ड बनता है। और कर्ड की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ये हमारे खाने में यूज होता है। डायरेक्ट इसको खाते हैं, किसी दूसरी चीज के साथ मिला के खाना बना सकते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। भटूरे का डो बनाते हैं, इसमें मैदा डालते हैं और ईस्ट, यानी इसका इंग्रेडिएंट हो गया मैदा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट है। देखिए बस सब में ये तो पता है, इडली डोसे में हम राइस और उड़द की दाल लेते हैं, इसमें मिल्क लिया हमने। भटूरे में हम क्या मैदा करते हैं, मैदा क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या आता है, CO2 गैस इसमें भी निकलती है, CO2 निकलने से ये फ्लफी हो जाता है और हमारा खाना टेस्टी बनता है। नेक्स्ट हमारा स्टडी द 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ माइक्रो फंगस। हमें मशरूम के बारे में पढ़ना है। तो मशरूम देखिए
आपको 3 चीज़ें मेनली पता होनी चाहिए। जो सबसे ऊपर होता है उसको कैप कहते हैं, इसके नीचे जो लाइनिंग होती है उसको गिल्स बोलते हैं, और जो नीचे है माइसेलियम बोलते हैं, और एक है ये स्टेम। 4 चीज़ें, यानी अगर आपसे मशरूम के बारे में पूछा जाए तो ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ना मशरूम की खेती कैसे होती है आपको ये भी बताना चाहते हैं। तो यानी किसी एक एंटरप्रेन्योर से मिलिए और मशरूम की खेती कैसी होती है स्टेप वाइज। तो खेती किसी की भी हो, आपको क्या करना है, आपको बीज अच्छा लेना है, उसको बेस तैयार करना है, यानी फिर उसमें मैन्योर यानी सिंचाई वगैरह कैसी होती है, फिर उसकी कटाई होती है, यही सब प्रोसेस है। बट मशरूम के केस में सिलेक्शन ऑफ स्पोर्स, यानी कि अच्छी क्वालिटी का स्पोर लेना है, प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी जहां आपको उगाना है उसकी आपको बेस तैयार करना है, इनोक्यूलेशन यानी बुआई करनी है, यानी जो वो स्पोर्स आपने बनाए हैं वो डालने हैं, फिर इंक्यूबेशन यानी उसको डेवलपमेंट करना है, फिर फ्रूटिंग यानी जब वो फल आ जाएंगे उसके, फिर हार्वेस्टिंग यानी उसकी कटाई कर देनी है। तो ये था चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।